नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग केयर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के फर्स्ट ईयर कोर्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूं। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, न्यूरॉन, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए नर्व टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होता है। सभी एनिमल्स का नर्वस सिस्टम न्यूरॉन नामक अत्यधिक स्पेशल सेल से बना होता है, जो डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई को डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट कर सकता है। ह्यूमन बॉडी में 300 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। न्यूरॉन ह्यूमन बींग्स की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। ये डायग्राम न्यूरॉन का है। न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। एक न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है जो 3 मेजर पार्ट से बना होता है: सेल बॉडी और सोमा, डेंड्राइट, एक्सॉन्स। आप इस डायग्राम के माध्यम से न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेल बॉडी के बारे में। सेल या सोमा न्यूरॉन का पार्ट होता है, जिसमें ऑर्गेनेलाइज और क्रिटिकल ग्रेन्यूल्स के साथ साइटोप्लाज्म होता है, जिसे न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स कहते हैं। एक्सॉन को छोड़कर न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स सेल्स में सभी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स आरएनए या राइबोसोम से बने होते हैं और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंपल्स के ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आप इस डायग्राम के माध्यम से सेल बॉडी को समझ सकते हैं। डेंड्राइट्स की बात करें तो ये शॉर्ट फाइबर जो रिपीटेडली ब्रांच्ड होते हैं और सेल बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। उनमें न्यूक्लियस ग्रेन्यूल्स भी होते हैं और इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। इनके फंक्शंस की बात करें तो ये फाइबर सेल बॉडी की ओर इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं। डेंड्राइट्स न्यूरॉन के वे सेगमेंट होते हैं जो सेल के एक्टिव होने के लिए स्टिमुलेशन रिसीव करते हैं। वे सेल के फंक्शन करने के लिए न्यूरॉन सेल बॉडी के लिए इलेक्ट्रिकल मैसेज का कंडक्ट करते हैं। एक्सॉन्स की बात करें तो एक्सॉन एक लॉन्ग फाइबर होता है, डिस्टल एंड जो ब्रांच्ड होता है। प्रत्येक ब्रांच को एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाता है, जिसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर नामक केमिकल्स युक्त सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। 2 टाइप्स के एक्सॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड। आप इस डायग्राम के माध्यम से एक्सॉन की स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं माइलिनेटेड के बारे में। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर श्वान सेल के साथ एनवेलप्ड होते हैं, जो एक्सॉन यानी स्पाइनल और क्रेनियल नर्व के चारों ओर माइलिन शीट बनाता है। अनमाइलिनेटेड की बात करें तो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर एक श्वान सेल से घिरा होता है, जो एक्सॉन के चारों ओर माइलिन शीट नहीं बनाता है, यानी ऑटोनोमस और सोमेटिक न्यूरॉन सिस्टम, जो आसन माइलिन शीट के बीच के अंतराल को रेन्यूअर के नोड्स कहा जाता है। फंक्शन ऑफ एक्सॉन की बात करें तो एक्सॉन सेल के बॉडी से एक सिनेप्सिस या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कर सकता है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात करें तो एक्सॉन और डेंड्राइट के नंबर के बेस पर न्यूरॉन को 4 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है: यूनिपोलर, सूडोपोलर, बायपोलर और मल्टीपोलर। सबसे पहले बात करते हैं यूनिपोलर के बारे में। तो यूनिपोलर में केवल एक एक्सॉन के साथ सेल बॉडी पाई जाती है। आमतौर पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में यह पाया जाता है। यह डायग्राम यूनिपोलर न्यूरॉन का है। सूडोपोलर की बात करें तो सूडोपोलर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, जिनमें कोई डेंड्राइट नहीं होता है, जो डोर्सल रूट गैंग्लिया में पाए जाते हैं। यह डायग्राम सूडोपोलर न्यूरॉन का है। बायपोलर की बात करें तो एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट आई के रेटिना में पाया जाता है। यहाँ पर बायपोलर न्यूरॉन को बताया गया है। मल्टीपोलर की बात करें तो एक एक्सॉन और 2 या अधिक डेंड्राइट पाया जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स या ब्रेन में ये पाया जाता है। यहाँ पर मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम को बताया गया है। इस डायग्राम में न्यूरॉन के टाइप्स की स्ट्रक्चर को बताया गया है। आइए इससे जुड़ा अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? जिसके ऑप्शन है एल्यूलाई, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या ल्यूकोसाइट्स।
तो इसका सही आंसर होगा न्यूरॉन्स, यानी कि ऑप्शन सी। अब अपन बात करते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में। तो न्यूरॉन एक्साइटेबल वाली सेल्स होती है क्योंकि उनकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेज में होती है। न्यूरल मेम्ब्रेन पर डिफरेंट टाइप के आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं। ये आयन चैनल अलग अलग आयनों के लिए सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं। जब एक न्यूरॉन किसी इंपल्स का कंडक्ट नहीं कर रहा है यानी रेस्ट होता है, तो एक्सोनल मेम्ब्रेन तुलनात्मक रूप से पोटेशियम आयनों और सोडियम आयनों के लिए लगभग इम्परेबल होती है। इसी तरह मेम्ब्रेन एक्सोप्लाज्म में प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए इम्परेबल होती है। नतीजन एक्सोन के अंदर एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम की हाई कंसंट्रेशन और नेगेटिव रूप से चार्ज प्रोटीन और सोडियम की लो कंसंट्रेशन होती है। इसके विपरीत एक्सोन के बाहर के फ्लूइड में पोटेशियम की लो कंसंट्रेशन होती है, सोडियम की हाई कंसंट्रेशन होती है और इस प्रकार एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में यह आयनिक ग्रेडियंट सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा आयनों के एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा बनाए रखा जाता है, जो सेल में 2 पोटेशियम के लिए 3 सोडियम बाहर की ओर ट्रांसफर करता है। नतीजन एक्सोनल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि इसकी इनर सरफेस पॉजिटिव रूप से चार्ज हो जाती है और इसलिए पोलराइज्ड होती है। रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। जब एक स्टिमुलस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर एक साइट पर लागू होती है, तो साइट ए पर मेम्ब्रेन सोडियम के लिए स्वतंत्र रूप से परमेबल हो जाती है। यह सोडियम के लिए तेजी से फ्लो की ओर जाता है और इसके बाद उस साइट पर पोलैरिटी के उलट होने का मतलब है आउटर सरफेस मेम्ब्रेन पॉजिटिव रूप से चार्ज हो जाती है और इनर साइड पॉजिटिव रूप से चार्ज हो जाता है। साइड ए पर मेम्ब्रेन की पोलराइज इस प्रकार उलट है और इसलिए डिपोलराइज होती है। साइड ए पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। आगे की साइटों पर एक्सोन जैसे साइट बी मेम्ब्रेन की बाहरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज होता है। नतीजन साइट ए से साइट बी तक इनर सरफेस पर एक करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो के सर्किट को पूरा करने के लिए साइट बी से साइट ए पर आउटर सरफेस करंट फ्लो आता है, इसलिए साइट पर पोलैरिटी रिवाइज्ड होती है और साइट बी पर एक एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है। इस प्रकार साइट ए पर जनरेशन इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल साइट बी पर आता है। कुछ सेकंड के भीतर पोटेशियम मेम्ब्रेन के बाहर फैल जाता है और एक्साइटेशन वाले साइट पर मेम्ब्रेन की रेस्टिंग पोटेंशियल को रेस्टोर करता है और फाइबर एक बार और स्टिमुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिव हो जाता है। इस डायग्राम में एक एक्सोन पॉइंट्स ए और बी पर के थ्रू इंपल्स कंडक्शन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को बताया गया है। अब अपन बात करते हैं नर्व इंपल्स के बारे में। तो इसमें साइनेप्स की बात करें तो एक नर्व इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे में सिनेप्सिस नामक जंक्शनों के थ्रू ट्रांसफर होता है। एक सिनेप्स का फॉर्मेशन एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक क्लिफ्ट नामक गैप से अलग हो जाता है या नहीं भी हो सकता है। साइनेप्स 2 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स और केमिकल साइनेप्स। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के बारे में। तो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन बहुत निकटता में होती है। इस साइनेप्स में इलेक्ट्रिकल करंट एक न्यूरॉन से दूसरे में सीधे फ्लो हो सकता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में एक इंपल्स का ट्रांसमिशन एक एक्सोन के साथ इंपल्स कंडक्शन के समान होता है। एक इलेक्ट्रिकल साइनेप्स के पार इंपल्स ट्रांसमिशन एक केमिकल साइनेप्स की तुलना में हमेशा तेज होता है। हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस रेयर होता है। इस चित्र में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स को बताया गया है। बात करें केमिकल साइनेप्स के बारे में, तो यह एक केमिकल साइनेप्स में प्री और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन को एक फ्लूइड पदार्थ से फिल्म स्पेस से सेपरेट किया जाता है, जिसे सिनेप्टिक क्लिफ्ट कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल इस सिनेप्स पर इंपल्स के ट्रांसमिशन में शामिल होते हैं। एक्सोन टर्मिनलों में इन न्यूरोट्रांसमीटर से भरे वेसिकल्स होते हैं। जब एक इंपल्स एक्शन पोटेंशियल या एक्सोन टर्मिनल पर आता है, तो यह मेम्ब्रेन की ओर सिनेप्टिक वेसिकल्स की गति को उत्तेजित करता है, जहां वे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज और उनके न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लिफ्ट में छोड़ देते हैं।
रिलीज किए गए न्यूरोट्रांसमीटर अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर से बाइंड होते हैं जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं। यह बाइंडिंग आयन चैनल खोलता है जिससे आयनों के प्रवेश की अनुमति मिलती है जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक नई पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। डेवलप्ड की गई नई क्षमता या तो एक्साइटरी या इनिबिटरी हो सकती है। यह डायग्राम एक्सोन, टर्मिनल और सिनेप्सिस का है। आइए इससे जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्लैंक स्पेस सेंड सिग्नल्स अवे फ्रॉम न्यूरॉन्स वेयर एज ब्लैंक स्पेस रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। इसके ऑप्शन है एक्सोन डेंड्राइट्स, साइनेप्स डेंड्राइट्स, एक्सोन साइनेप्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा साइनेप्स डेंड्राइट्स यानी कि ऑप्शन बी। अब अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम को टू टाइप में डिवाइडेड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसे टू टाइप में डिवाइडेड किया गया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसे टू टाइप में डिवाइडेड किया गया है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को टू पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल की साइट होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी बॉडी की सभी नर्व शामिल होती है। नर्व फाइबर्स की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व फाइबर्स टू टाइप के होते हैं, अफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। अफरेंट नर्व फाइबर्स की बात करें तो अफरेंट नर्व फाइबर टिश्यू या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। इफरेंट फाइबर्स की बात करें तो इफरेंट फाइबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित पेरिफेरल टिश्यू या ऑर्गन में रेगुलेटरी इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन हमारे बॉडी का सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है और कमांड और कंट्रोल सिस्टम के रूप में एक्ट करता है। यह हमारे बॉडी के वॉलंटरी मूवमेंट, बॉडी के संतुलन, वाइटल इनवॉलंटरी ऑर्गन, लंग्स, हार्ट, किडनी, थर्मो रेगुलेशन, हंगर और थर्स्ट, सेकेंड्रियन या 24 आवर्स रिदम, कई एंडोक्राइन ग्लैंड और ह्यूमन बिहेवियर की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। यहाँ पर ब्रेन के डायग्राम को दर्शाया गया है। ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन स्कल द्वारा अच्छी तरह से प्रोटेक्टेड होता है। स्कल्स के अंदर ब्रेन मेम्ब्रेन द्वारा कवर किया जाता है जिसे क्रेनियल मेनिंजेस कहा जाता है। ये 3 मेम्ब्रेन होती है, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर और पाया मैटर। ह्यूमन ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, फोर ब्रेन या प्रोसेफ्लोन, मिड ब्रेन या मेसेनसेफ्लोन, हेड ब्रेन या रैम्बोसेफ्लोन। इस डायग्राम में ब्रेन के सेक्शन को बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं फोर ब्रेन या प्रोसेफ्लोन के बारे में। तो फोर ब्रेन को आगे 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, टेलेंसेफ्लोन और डाइसेफ्लोन। टेलेंसेफ्लोन की बात करें तो टेलेंसेफ्लोन में सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला शामिल है। डाइसेफ्लोन की बात करें तो इसमें डाइसेफ्लोन में थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस और सबथैलेमस शामिल है। सेरेब्रम ह्यूमन ब्रेन का मेजर पार्ट होता है। एक डीप क्लिप ब्रेन से लॉन्गिट्यूडनली को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड करती है जिसे लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है। हेमिस्फीयर नर्व फाइबर के एक ट्रैक्ट से कनेक्टेड होते हैं जिसे कार्पस कैलोसम कहा जाता है। इस डायग्राम में ब्रेन के पार्ट्स को बताया गया है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात करें तो सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कवर करने वाली सेल्स की लेयर को सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ग्रे मैटर की प्रेजेंस के कारण ग्रे मैटर के रूप में संदर्भित किया जाता है। न्यूरॉन सेल बॉडीज को कलर देने के लिए यहाँ केंद्रित किया जाता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज और लार्ज रीजन्स होते हैं जो ना तो स्पष्ट रूप से सेंसरी होते हैं और ना ही मोटर फंक्शन होते हैं। इन रीजन को एसोसिएशन एरियाज कहा जाता है जो इंटेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी और कम्युनिकेशन जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्रेबल्स के फाइबर माइलिन शीट से कवर होते हैं जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। वे लेयर को एक वाइट अपीयरेंस देते हैं और इसलिए वाइट मैटर कहा जाता है। बात करें थैलेमस और हाइपोथैलेमस के बारे में तो सबसे पहले थैलेमस की बात करें तो थैलेमस ब्रेन स्टेम के टॉप पर होता है। सेरेब्रम थैलेमस नामक स्ट्रक्चर के चारों ओर घूमता है जो सेंसरी और मोटर सिग्नलों के लिए एक मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है। हाइपोथैलेमस की बात करें
तो हाइपोथैलेमस में कई सेंटर होते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, खाने और पीने के लिए कंट्रोल करते हैं। इसमें न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के कई ग्रुप भी शामिल है जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट और डीप स्ट्रक्चर जैसे कि एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस आदि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे लिम्बिक लोब या लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। हाइपोथैलेमस के साथ एक सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशनल रिएक्शन की अभिव्यक्ति जैसे एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेंज और फियर और मोटिवेशन के रेगुलेशन में शामिल होती है। अब अपन बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। तो मिड ब्रेन थैलेमस हाइपोथैलेमस के फोर ब्रेन और हिड ब्रेन के पोन्स के बीच लोकेटेड होता है। एक कैनाल को मिड ब्रेन के थ्रू पासेस किया जाता है जिसे सेरेब्रल एक्वाडक्ट कहा जाता है। मिड ब्रेन के डोर्सल पोर्शन में मुख्य रूप से 4 राउंड स्वेलिंग लोब होते हैं जिन्हें कार्पोरा कांडजेमिना कहा जाता है। मिड ब्रेन और हिड ब्रेन ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। हिड ब्रेन की बात करें तो हिड ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है: पोन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिगेटा। सबसे पहले बात करते हैं पोन्स के बारे में। तो पोन्स में फाइबर ट्रैक्ट होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन को आपस में जोड़ते हैं। पोन्स ब्रेन के मेडुला के ऊपर स्थित एक अनिवार्य हिस्सा होता है। इसके फंक्शन की बात करें तो पोन्स में न्यूक्लियाई होता है जो कि फोर ब्रेन से सेरेब्रम तक रिले सिग्नल के साथ साथ मुख्य रूप से स्लीप, रेस्पिरेशन, स्वॉलिंग, ब्लैडर कंट्रोल, आई मूवमेंट आदि से संबंधित होता है। इस डायग्राम में पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला को बताया गया है। अब अपन बात करते हैं सेरेबेलम के बारे में। तो सेरेबेलम ब्रेन स्टेम के 2 पार्ट जहाँ स्पाइनल कोड ब्रेन से मिलता है उसके पीछे स्थित होता है और 2 हेमिस्फीयर या पोर्शन से बना होता है। कई और न्यूरॉन के लिए अतिरिक्त स्थान प्रदान करने के लिए सेरेबेलम में बहुत जटिल सतह होती है। इसके फंक्शंस की बात करें तो सेरेबेलम सेंसरी सिस्टम, स्पाइनल कोड और ब्रेन के अन्य भागों से जानकारी प्राप्त करता है और फिर मोटर मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सेरेबेलम वॉलंटरी मूवमेंट जैसे पोस्चर, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन और स्पीच आदि का कोऑर्डिनेट करता है। बात करें मेडुला ऑब्लिगेटा के बारे में तो मेडुला ऑब्लिगेटा ब्रेन स्टेम में स्थित होता है, सेरेबेलम के सामने होता है। यह हेड ब्रेन में एक कोन के शेप का होता है। न्यूरोल या नर्व सेल्स मासेस होती है। ब्रेन का मेडुला स्पाइनल कोड से जुड़ा होता है। मेडुला में न्यूक्लियाई होते हैं जो रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। आइए इसी जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्शन? तो इसका ऑप्शन है सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिगेटा, एक्सोन। तो इसका सही आंसर होगा मेडुला ऑब्लिगेटा यानी कि ऑप्शन सी। अब अपन बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को 2 डिवीजन में डिवाइडेड किया गया है: सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सबसे पहले बात करते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के बारे में। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स को इम्पल्स से संबंधित है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की बात करें तो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इनवॉलंटरी ऑर्गन और बॉडी की स्मूथ मसल्स तक इम्पल्स को पहुंचाता है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम को आगे 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है: सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। इस स्लाइड में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शंस को बताया गया है। इस स्लाइड में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फंक्शन के रेगुलेशन को बताया गया है। अब अपन बात करते हैं नर्व्स के बारे में। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड से ओरिजिनेट नर्व मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। ये 2 प्रकार के होते हैं: क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन में 12 पेयर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। यहाँ पर 12 क्रेनियल नर्व व उनके टाइप और फंक्शन को बताया गया है। स्पाइनल नर्व की बात करें तो स्पाइनल नर्व की उत्पत्ति स्पाइनल कोड से होती है। स्पाइनल नर्व एक मिक्स्ड नर्व होती है जो स्पाइनल कोड और बॉडी के बीच मोटर, सेंसरी और ऑटोनॉमिक सिग्नल्स को फ्लो करती है। ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल नर्व की 31 पेयर वर्टिब्रल कॉलम के प्रत्येक साइड पर होती है। सर्वाइकल नर्व जो कि 8 होती है, थोरेसिक नर्व जो कि 12 होती है, लंबर नर्व 5 होती है, सैक्रल नर्व 5 होती है, कोक्सियल नर्व 1 होती है। अब अपन बात करते हैं रिफ्लेक्सेस एक्शन और रिफ्लेक्सेस आर्क के बारे में।
तो रिफ्लेक्सिव एक्शन सेंसरी स्टिमुलस के लिए एक इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। आपने बॉडी के किसी पार्ट के अचानक वापस आने का अनुभव किया होगा जो उन वस्तुओं के लिए संपर्क में आता है जो बेहद गर्म, ठंडी या डरावनी या जहरीली होती है। पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन की पूरी प्रक्रिया को अनजाने में होती है, अर्थात सचेत प्रयास या विचार के बिना, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट की इनवॉलंटरी आवश्यकता को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अफरेंट न्यूरॉन एक सेंसरी ऑर्गन से सिग्नल प्राप्त करता है और एक डोर्सल नर्व रूट के माध्यम से सीएनएस में इंपल्स प्रसारित करता है। इफरेंट न्यूरॉन तब सीएनएस से प्रभावकार तक सिग्नल पहुंचाता है। स्टिमुलस और रेस्पॉन्स इस प्रकार एक रिफ्लेक्स आर्क बनाता है, जैसा कि नी जर्क रिफ्लेक्स में दिखाया गया है। सीएसएफ एक स्पेशली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। इस डायग्राम में रिफ्लेक्स आर्क को बताया गया है। अब अपन बात करते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। तो यह ब्रेन के वेंट्रिकल्स, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल और सब एराक्नोइड स्पेस में प्रेजेंट होता है। कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज की बात करें तो यह एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1005 होती है। नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें इसके तो ये 150 मिलीलीटर प्रतिदिन लगभग 500 मिलीलीटर सीएसएफ का उत्पादन होता है। नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर 5 to 15 mmHg होता है। सीएसएफ में 99% वाटर और 1% सॉलिड पदार्थ होते हैं। ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूट की बात करें तो इसमें एमिनो एसिड, शुगर, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन होते हैं। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन आदि होते हैं। सीएसएफ के फंक्शन ब्रेन और राइज्ड क्रेनियम के बीच क्यूशन के रूप में कार्य करता है। ब्रेन के वेट का सपोर्ट करता है। सीएसएफ में ब्रेन का नेट वेट हवा में 1400 ग्राम के अपने वजन की तुलना में लगभग 50 ग्राम होता है। ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ब्रेन से द्रव मेटाबोलाइट्स ब्लड की मात्रा को संतुलन करके इंट्राक्रैनियल प्रेशर में बनाए रखता है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।